ऐसा राजा जो वेश बदलकर अपनी प्रजा के बीच जाता है और उन्हीं के बीच घुल मिल जाता है। और ये पहचानना इतना मुश्किल है कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन राजा है और कौन प्रजा। मैं यहाँ किसी इंसान की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ बात कर रही हूँ सब्जियों के राजा आलू की। स्पेन ने जिम्मा उठाया आलू की फसल को यूरोप तक पहुंचाने का, और उसके बाद ब्रिटेन ने इस फसल को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। अगर भारत की बात करें तो चावल, गेहूं और गन्ना के बाद ये सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है। बागवान की रसोई में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपिका आज आपको लेकर जा रही हूँ एक ऐसे सफर में जहां हम जानेंगे फसलों के बारे में और फसलों के हमारे खेतों से बाजार तक पहुंचने और फिर बाजार से आपकी और हमारी रसोई तक पहुंचने की इस पूरी प्रक्रिया के बारे में। अपने रास्ते में पड़ने वाले जो दर्शनीय स्थल हैं उनसे भी आपको रूबरू करवाऊंगी। आज जिस गाँव में हम जा रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश के महमूदपुर मुंगेर गाँव में। इस गाँव में नीले आलू की खेती की जाती है। इस आलू को नीलकंठ आलू कहा जाता है। तो आइए फिर जारी रखते हैं अपना ये सुहाना सफर। गांव के कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए खेतों के बीच से मैं गुजर रही थी। रास्ते में मुझे पता चला कि वहाँ कुफरी नीलकंठ आलू के प्रजनक और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र मोदीपुरम के प्रधान वैज्ञानिक SK लूथरा जी मौजूद हैं, जिन्होंने काफी रिसर्च के बाद इस नायाब आलू की ये किस्म तैयार की है। हमें कुफरी नीलकंठ आलू के बारे में लूथरा जी से बेहतर जानकारी और कौन दे सकता है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब इस समय आलू की कितनी वैरायटीज हैं? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला ने 68 किस्में विकसित की हैं जो देश के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं। अभी हाल ही में हमारे संस्थान ने कुछ नई किस्में विकसित की हैं जो मैदानी क्षेत्रों में भोज आलू के लिए उपयुक्त हैं और बहुत ही अधिक उपजाऊ हैं, जैसे कुफरी मोहन है और कुफरी गंगा है। ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ हैं, साथ ही साथ इनकी भंडारण गुणवत्ता भी अच्छी है और साथ ही साथ इनमें पिछेता झुलसा रोग से प्रतिरोधता भी है। डॉक्टर साहब अभी आपने जो सामान्य आलू हैं उनके बारे में हमें बताया, लेकिन वो आलू, इन नीलकंठ आलू, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? अभी तक अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की मुख्य किस्म जो कुफरी बहार है, अगर उससे हम इसका कंपैरिजन करें तो कुफरी बहार किस्म जो है उसके कंद सफ़ेद रंग के होते हैं, अंडाकार आकार के होते हैं, उथली आँखें होती हैं और अंदर से गूदा सफ़ेद होता है। उसके मुकाबले अगर हम कुफरी नीलकंठ की बात करें, इसके कंद बैंगनी रंग के होते हैं, अंडाकार आकार के, उथली आँखें और गूदा अंदर से पीला होता है। और इस किस्म की विशेषता ये है कि बाहर से बैंगनी रंग होने के कारण इसमें एंथोसाइनिन ज़्यादा होते हैं और अंदर से पीला रंग होने के कारण इसमें कैरोटीनॉइड ज़्यादा होते हैं। एंथोसाइनिन और कैरोटीनॉइड दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इस तरह से अगर हम कुफरी नीलकंठ के आलू जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं उनका सेवन हम करेंगे तो हमें विभिन्न बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ जाएगी। कुफरी नीलकंठ आलू को विकसित कब किया गया? जैसा कि बाहर के देशों में कुछ किस्में विभिन्न रंगों की उपलब्ध हैं, तो उसी क्रम में हमने 2006 में आलू प्रजनन शुरू किया, जिसमें हमने सोचा कि हम रंग बिरंगी किस्मों का विकास करेंगे और ऐसी किस्मों का विकास करेंगे जिसमें कि अधिक पोषण हो। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने इसका प्रजनन कार्य 2006 में शुरू किया था और विभिन्न परीक्षण करते हुए 2017 में इस किस्म को अखिल भारतीय समन्वित परियोजना द्वारा इसे जारी किया गया और 2018 में इस किस्म को केंद्रीय जो कमेटी है इसकी रिलीज़ करने की, उसने इसको मैदानी क्षेत्रों में बुआई के लिए इसको अधिसूचित किया 2018 में। तो कुफरी नीलकंठ की जो बुआई है वो अब लगभग, या इसका उत्पादन है वो अब लगभग कितने एरिया में किया जा रहा है? इस समय लगभग उत्तर प्रदेश में 200 एकड़ में इस किस्म की बुआई की जा रही है और साथ ही साथ हरियाणा में भी कुछ किसानों ने इस किस्म को लगाया हुआ है, महाराष्ट्र में भी इस किस्म को कुछ किसानों ने लगाया गया है। जो इसकी जो
भंडारण गुणवत्ता है जी जी उसके बारे में बताइए। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सवाल किया कि आमतौर पे किसान भी इस बात को पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। तो इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अगर 70 से 75 दिन तक आमतौर पे किसान रखते हैं ऑन फार्म स्टोरेज में, तो उसमें इसकी भंडारण गुणवत्ता बहुत ही अच्छी पाई गई है अन्य किस्मों के मुकाबले। इसमें ना तो बहुत ज़्यादा सुकड़न आती है जब हम इसको रखते हैं, ना ही बढ़ती हुई गर्मी के कारण इसमें रोटेज होता है, कम रोटेज होता है बाकी किस्मों के मुकाबले। तो किसान इसे ऑन फार्म स्टोरेज में भी रख के और सीधे बाजार में बेच सकता है। उसमें किसान का फ़ायदा ये होगा कि किसान इसको कोल्ड स्टोर में जो रखने के चार्जेस होते हैं उससे बच जाएगा और उसकी आमदनी भी अच्छी होगी इस तरह से। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे देश में जलवायु की और भौगोलिक विशेषताएं हैं और विविधताएं हैं अपनी अपनी, तो इस आलू को या कहें कि कुफरी नीलकंठ को हम अपने देश के किसी भी प्रदेश में उगा सकते हैं? कुफरी नीलकंठ को विशेषतर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ने जारी किया है मैदानी क्षेत्रों के लिए। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि प्रति हेक्टेयर अगर हम कुफरी नीलकंठ की खेती करना चाहते हैं तो लगभग 32 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। और एक बात और बताना चाहूँगा कि इसको लगाने से पहले कुफरी नीलकंठ के कंदों को लगभग 12 से 15 दिन पहले कोल्ड स्टोर से निकाल लें और जब इनके कंदों में विशेष रूप से अंकुरण आ जाए उसके बाद ही बुआई करें। और बुआई करने से पहले एक बार और सुनिश्चित करें कि ज़मीन में मॉइस्चर जो है वो उपयुक्त होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये कुफरी नीलकंठ जो आलू है इसकी सिंचाई के बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, कुफरी नीलकंठ किस्म को उगाने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि बुआई से पहले हमारी खेत में ज़मीन में अच्छी मॉइस्चर होनी चाहिए। उसके लिए हमें प्री प्लांटिंग इरिगेशन की आवश्यकता होती है जिससे कि आलू का जमाव बहुत ही अच्छा हो। उसके बाद हम बुआई के लगभग 8 से 10 दिन बाद एक सिंचाई करते हैं और जब आलू को थोड़ा थोड़ा जम आया होता है उसके बाद फिर 25 से 30 दिन के बाद जब मिट्टी चढ़ा देते हैं आलू में और हम बची हुई यूरिया की मात्रा लगा देते हैं उसमें इसकी सिंचाई की जाती है। तत्पश्चात जब भी सिंचाई की आवश्यकता हो 12 से 15 दिन के हिसाब ज़मीन के हिसाब से, अगर हल्की ज़मीन है तो 12 से 15 दिन में हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाती है। तो उस तरह से हम 6 से 7 सिंचाई करके कुफरी नीलकंठ की किस्म को हम उत्पादन ले सकते हैं 90 दिन में। जी, कुफरी नीलकंठ की जो खेती है वो किसी किसान के लिए कितनी लागत प्रभावी है या आप किसान को रिकमेंड क्या करना चाहेंगे इसके बारे में? जो नीलकंठ की खेती कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, उनको मेरा सजेशन है कि इसे अन्य किस्मों से अलग इसका देखभाल करने के साथ साथ ही इसका बाजारीकरण भी अलग तरह से करें। इसको सफ़ेद रंग की थैलियों में 2-2 किलो की पैकिंग में बाज़ार में उतारें और इसको विशिष्ट किस्म बता के कि एंटीऑक्सीडेंट रिच है, खाने में बहुत ही अच्छी है और स्वादिष्ट है। साथ ही साथ इसकी उपजाऊ क्षमता जैसे मैंने बताया कि बहुत ही अच्छी है, 35 से 38 टन प्रति हेक्टेयर है। तो किसानों को निश्चित ही इस किस्म को लगा के बहुत ही फ़ायदा होगा आने वाले समय में और खुद ही इसको बाज़ार में बेचने का भी अपनी जिम्मेदारी ले जाएँ जिससे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मुनाफा हो सके। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और कुफरी नीलकंठ के बारे में हमें इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मुझे पूरा भरोसा है कि बागवान की रसोई में कुफरी नीलकंठ यानी नीले आलू की खेती के बारे में दी जा रही जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। हमारा ये सफर यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद बागवान की रसोई में आपका फिर से स्वागत है। आइए आगे बढ़ाते हैं अपने इस प्रोग्राम को और जानकारी लेते हैं नीलकंठ आलू की खेती के बारे में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने प्रधान वैज्ञानिक एस.के. लूथरा जी से कुफरी नीलकंठ आलू के बारे में जानकारी ली और ब्रेक के बाद अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए मैं जा रही हूँ महमूदपुर मुंगेर गांव में, जहां हम इस आलू के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे।
मैं पहुंच गई हूं महमूदपुर मुंगेर गांव में, जहां होती है नीले आलू यानी कुफरी नीलकंठ की खेती। तो आइए फिर यहां पर बात करते हैं यहां खेती करने वाले किसान से। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हैं आप? ठीक है मैम, आप सुनाओ जी। एकदम बढ़िया। तो दीप, आज आप हमें कुफरी नीलकंठ के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं, तो फिर चले आइए। गांव में आने पर ट्रैक्टर पर बैठकर खेतों में जाने की बात ही कुछ और है। और दीप के साथ मैं पहुंच गई हूं खेतों में, जहां कुफरी नीलकंठ आलू की खेती की जा रही है। सबसे पहले ये बताइए कि नीले आलू की खेती आप कब से कर रहे हैं? सन 2016 से आलू की खेती कर रहे हैं। इसमें हमें ऐसी चीज दिखाई दी है जो दूसरे हैं, जैसे इसमें मतलब बीमारी जो रोग है मैम, वो बहुत कम आता है दूसरे आलू के मुकाबले। एक बारिश में जैसे जहाँ पे सैलाब ज़्यादा रहती है, वहाँ पे जो है ये आलू बहुत कामयाब है। जो गलन की जो समस्या है वो बहुत कम आती है इसमें, और कम दिनों में हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। जो हमने 16 में जब शुरुआत की थी तो हमने 1 एकड़ से शुरुआत की थी। उस टाइम से हम अब तक इसे बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो आप इन आलूओं को सिर्फ यहाँ आसपास के जो इलाके हैं वहीं तक पहुँचाते हैं, या फिर बाहर भी इनकी सप्लाई? हम बाहर तक इसकी सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये सीड एक ऐसा सीड है जिससे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हम और किसानों को इसके साथ जोड़ना चाह रहे हैं। तो हमने आगरा, फरुखाबाद, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल तक हमने इसका जो सीड है वो हमने सीड वहाँ पर तक पहुँचा दिया है। तो उनका रिस्पांस कैसा रहा? बहुत अच्छा रिस्पांस है जी। अब मेरे पास काफ़ी मतलब कॉल आ रही हैं कि बहुत अच्छी उनकी जो फसल खड़ी है बहुत अच्छी है, वो इस बार भी मतलब इसे और बढ़ाएंगे जी। मैंने सुना है कि इस नीले आलू का जो स्वाद है, क्योंकि रंग तो है ही अपने आप में नायाब, अलग है, लेकिन इसके स्वाद में भी थोड़ा सा फर्क है। बहुत ज़्यादा फर्क है मैम। जो मतलब हमें अब हमने भी खुद चखा है, और हमें और भी जो जिन्होंने चखा है हमें उनके कॉल आते हैं कि जो दूसरे आलू के मुकाबले इसका जो स्वाद है वो बहुत अच्छा है, और इसमें मतलब न्यूट्रिशन भी काफ़ी पाए गए हैं जी, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि नीले आलू का स्वाद जो है वो बाकी आलू से थोड़ा सा अलग होता है, तो फिर आज जब स्वाद की बात हो ही रही है तो फिर क्यों ना एक ऐसी रेसिपी के बारे में आप हमें बताएं जो हमारे किसान भाई भी जाने, और भाई हमें भी चखने का बड़ा मन होगा। हम आपको आज नीला आलू भूनकर खिलाएंगे जी। क्या बात है! मतलब आलू हम बाकी और भी तरीके से खाते हैं, लेकिन एक जो देसी तरीका होता है, और गांव में आकर अगर आपने आलू भुना हुआ नहीं खाया तो फिर क्या खाया? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर चलिए चलते हैं फार्म में। फार्म पे जी। आइए। दीप जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमें खेत के बारे में, नीलकंठ आलू के बारे में इतनी सारी जानकारी दी। हाँ जी, हाँ जी। और साथ में जो रेसिपी आप अभी हमें खिलाने वाले हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो मैं जरूर टेस्ट करूंगी, लेकिन उससे पहले ये जो पास में एक मंदिर है, औगड़नाथ मंदिर, हाँ बहुत मशहूर है। हाँ जी, हाँ तो जी, मैं हाँ जी। पहले वहाँ दर्शन करके आती हूँ, ठीक और है उसके बाद रेसिपी का स्वाद जो है वो जरूर चखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए फिर मैं आती हूँ। ठीक है जी। बागवान की रसोई के अपने सफर में आज मैं पहुंची हूं मेरठ में स्थित ऐतिहासिक बाबा औगड़नाथ मंदिर में। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है।
इस मंदिर में भगवान शिव स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान है। इस मंदिर को काली पलटन का मंदिर भी कहा जाता है। इस नाम के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये उस समय की बात है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों की जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता था और उनकी आर्मी में जो भारतीय जवान थे उन्हें ब्लैक आर्मी कहा जाता था और ब्लैक आर्मी का मतलब है काली पलटन। तो बस इसी के बाद इस जगह का नाम पड़ गया काली पलटन और ये मंदिर मशहूर हुआ इसी नाम से। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे और उन्होंने बाबा औगड़नाथ मंदिर के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया था। तो आइए फिर हम भी चलते हैं और लेते हैं बाबा औगड़नाथ का आशीर्वाद और कराते हैं आपको इस मंदिर के दर्शन। बाबा औगड़नाथ मंदिर सफेद संगमरमर से बना है जिस पर बेहद खूबसूरत नक्काशी की गई है। मुख्य मंदिर भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान और भगवती की सौम्य आदमकद मूर्तियां स्थापित हैं और बीच में नीचे स्वयंभू शिवलिंग है। लोग दूर दूर से इस मंदिर के दर्शन करने और जल चढ़ाने आते हैं। मैंने भी यहाँ स्वयंभू शिवलिंग पर जल चढ़ाया और भोले बाबा से आशीर्वाद लिया। बाबा औगड़नाथ मंदिर के परिसर में ये वो जगह है जहां पर 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ था और ये जो आप मेरे पीछे स्मारक देख रहे हैं ये स्मारक उसी क्रांति में शहीद हुए हमारे वीर सपूतों को समर्पित है। आपको एक बात और बता दें कि ये जो स्मारक है ये उसी कुएं पर बनाया गया है जिस पर हमारे भारतीय जवान जो ब्रिटिश आर्मी में तैनात थे वो यहाँ पर पानी पीने आते थे और साथ ही इसी जगह पर इसी कुएं पर उन्होंने 1857 की क्रांति की रूपरेखा तैयार की थी। शहीद स्मारक के बारे में जानने के बाद मैंने यहाँ विराजमान अन्य देवी देवताओं के दर्शन किए। शेर की सवारी करते हुए माँ दुर्गा की बड़ी ही भव्य प्रतिमा यहाँ स्थापित है। इस परिसर में राधा कृष्ण को समर्पित मंदिर भी है। यहाँ आने पर मुझे यहाँ होने वाली आरती में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ऐसा लगा जैसे मानो मंदिर की सकारात्मकता मेरे अंदर समा गई हो। हमने अभी बाबा औगड़नाथ मंदिर के दर्शन किए। आप जब भी मेरठ आएं तो यहाँ पर दर्शन करने जरूर आएं। हमारा ये सफर यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
दीप जी, अलाव तैयार है, आग भी अच्छे से जल चुकी है इसमें। हाँ जी, तो हाँ जी। आपने मुझे बताया था कि आप एक नई रेसिपी आज यहाँ पर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। खिलाने वाले हैं। हाँ जी। तो आलू भी हमारे सामने हैं, हाँ जी। तो शुरू करें फिर? हाँ जी, हाँ जी, शुरू करते हैं जी। पहले हमने फॉइल पेपर लेना है जी। अच्छा, ये जो आलू हाँ है जी, हाँ जी, इसे फॉइल इसे पेपर आलू में, को फॉइल पेपर में इसे बिल्कुल बंद कर देना है। अच्छा जी, हाँ जी, इसे अच्छी तरह बंद कर देना है कि कहीं से भी जो हवा, आलू है जी वो मतलब रहना नहीं चाहिए, मतलब पेपर में पूरा ढका हुआ होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, और फिर हम इसे करने के बाद इसे जो ये हमारी आँच जल रही है इसमें हम इसे रखेंगे जी। अच्छा, हाँ तो जी, इसके लिए जो ये जो आँच है, ये इन आलूओं को भूनने के लिए, हाँ जी, हाँ जी, ये थोड़ी अगर तेज होगी तो भी चलेगा या फिर इसके लिए इसमें मीडियम? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो ये फॉइल पेपर है इसमें हमारे जो आलू को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जी, ये जलेगा नहीं इस पेपर में। अच्छा, मतलब अंदर हाँ, से भून हाँ जी, जाएगा। हाँ जी, अंदर से भुन जाएगा और ये जलेगा नहीं बिल्कुल भी। इसमें जो न्यूट्रिशन है वो बिल्कुल इसके बरकरार रहेंगे। इसे हमें करीबन 15 से 20 मिनट तक इन्हें ऐसे ही रखना पड़ेगा। ये भी जो रेसिपी है ये भी हमारे द्वारा ही तैयार की हुई है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ये भी हमने एक दिन जैसे हम बैठे थे तो ऐसे हमारे मन में विचार आया, तो फॉइल पेपर का तो हमें पता ही है कि ये आग में नहीं जलता है, तो हमने ये सोचा कि हम ऐसे करके देखें तो जो मतलब इसका आलू का जो स्वाद है वो बहुत ही टेस्टी बन जाता है, जो हम आपको भी आज टेस्ट करवाएंगे। एक बार इन्हें पलटना पड़ेगा क्योंकि जब 10 मिनट के करीब इन्हें हमें एक बार पलटना पड़ेगा, फिर उससे एक साइड हो जाती है और दूसरी साइड नहीं होती है तो वो हो जाती हैं, दोनों साइडें हो जाती हैं। आप मंदिर दर्शन के लिए गए थे तो अच्छे से हो गया ना दर्शन? अरे बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा मंदिर है। और मैं तो कहती हूँ कि सभी को वहाँ जाना चाहिए। हाँ जी, बहुत हाँ जी, मजा आया। और कहते हैं ना कि मंदिर में जाकर जो आपको आंतरिक शांति मिलती है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वैसा महसूस हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं क्या कह रही थी कि आपने कहा था कि 15 मिनट हाँ में जी, ये तैयार हैं, तैयार हो अब जाएंगे। हम इन्हें निकालेंगे जी। मैं इन्हें चेक कर लेता हूँ। कैसे पता चला कि ये तैयार है? ये हम साइड इसकी चेंज करके देख लेते हैं, थोड़ा सा हमें फॉइल पेपर के ऊपर पता चल जाता है कि ये तैयार है, या फिर इससे थोड़ा सा हम दबा के देख लेते हैं। हाँ, अगर दब जाता है, ये दब जाता है तो फिर हमें पता चल जाता है कि हमारा जो आलू है वो तैयार है, वो भुन चुका है। तैयार ये हुए देखिए, हैं। अब फॉइल पेपर का जो कलर है आप देख सकते हो। तो ये आलू हमारा भुनकर तैयार हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ तो जी। अब क्या करना है हमें? ये हमें ऐसे नहीं खाना है, इसमें हम 2-3 चीज मिलाएंगे। ये थोड़ा बटर है हमारे पास, ये नमक है और ये काली मिर्ची है। तो इसे हम पहले फॉइल पेपर में से बाहर निकाल लेंगे। और इसका छिलका उतारना है या नहीं? नहीं नहीं, जो न्यूट्रिशन है वो तो इस छिलके में ही है ना। हाँ। ये हमें, और जो स्वाद है हमें जो मिलेगा वो इस छिलके के थ्रू मिलेगा। तो फिर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ हाँ जी, आपकी इजाद की हुई ये रेसिपी चखने के लिए। हाँ जी। तो फिर अब जल्दी से फिर तैयार करके दीजिए। ये पहले इसे कटिंग करनी है। हाँ, इसमें ये जो भाप निकल रही है, मजा आया देखकर। ये थोड़ा बटर हमने इसके बीच में ले लेना है, बटर। थोड़ा काला नमक और थोड़ी सी थोड़ी काली काली मिर्च। ये हम हमारा अब भुना हुआ आलू तैयार है। आप चेक करके बताइए जरा इसका क्या स्वाद। बात है। तो मतलब ये है आपकी इजाद की हुई रेसिपी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जरा मैं इसको टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ कि जो हमारा नीला आलू है वो भुनने के बाद कैसा लगता है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब काफी अच्छा लग रहा है। और इसमें जो आपने बटर डाला है, हाँ जी, प्लस ये जो काली मिर्च है, नमक है, उसका ये स्वाद, इससे जो है स्वाद बन जाता है, बहुत अच्छा स्वाद बन जाता है। दीप जी, ये बहुत स्वाद है, हाँ स्वादिष्ट है मतलब। हाँ जी, हाँ जी, और सच कहूँ तो खाकर एकदम दिल खुश हो गया। हाँ जी। आज का एपिसोड सिर्फ यहीं तक था। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूंगी एक नई जगह, नई रेसिपी और नई फसल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।